प्रिज्म का काम है आपका डिस्पर्स और डेविएट करना। मैंने इस टाइप से प्रिज्म रखा, हो सकता है तीनों एंगल सेम हो, ठीक है ना, तो हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जैसे मर्जी आप उसके रखो। लेकिन बेटा जब तीनों एंगल सेम नहीं होंगे तो हम इसको हम कहेंगे दिस इज योर एंगल ऑफ प्रिज्म। अच्छा, आपको क्लियर पता चल रहा है? ये ग्लास का बना होता है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट है, तो इसका मतलब है यहाँ पे जो मेन प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग है वो क्या होगा? रिफ्रैक्शन। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपने याद रखनी। अब जो एंगल ऑफ प्रिज्म है, अगर एग्जामिनर इक्विलेटरल वर्ड यूज करता है, न्यूमेरिकल्स के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ, अगर उसने इक्विलेटरल वर्ड यूज किया तो ऑब्वियसली ए को 60 डिग्री, ठीक है। अदरवाइज बेटा कुछ भी वैल्यू हो सकती है, हो सकता 30 हो सकता 10 है, 45 है, जो भी, मतलब कोई भी वैल्यू आपकी ए की पॉसिबल। लेकिन इक्विलेटरल के साथ नॉर्मली क्या होता है, वो एंगल तुम्हें बताता नहीं, तो अगर उसने इक्विलेटरल प्रिज्म कहा है इसका मतलब ए 60 डिग्री। तो अब यहाँ देखो, थोड़ा सा डायग्राम बना के दिखाती हूँ कि डेविएशन और डिस्पर्शन कैसे। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन लगेंगे। पहला लॉ तो कुछ नहीं कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लॉ लाइन द सेम प्लेन, उसका कोई रोल नहीं है। जो हमारा मेन पॉइंट था कि जब एयर से ग्लास में एंटर करेगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाती है, और जब ग्लास से एयर में जाएगी बेटा फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है, वो वाला प्रिंसिपल है। मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया। आपको आइडिया होना चाहिए इसलिए डायग्राम बता रही हूँ, इसको प्रैक्टिस नहीं करना तुम लोगों ने। ये है मेरी इंसिडेंट रे और ये है बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। क्या रूल है, एयर से ग्लास में जा रही है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी। तो आपकी जो लाइट है, मैं थोड़ा सा ऊपर बना देती हूँ, टुवर्ड्स द नॉर्मल है, ये बेंड कर। आप ध्यान से देखेंगे तो ये मेरा है बेटा R1, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फर्स्ट फेज के। आई जो है वो बड़ा है R1 से, इसका मतलब है रिफ्रैक्शन हो गया। अब यहाँ पे स्ट्राइक की है लाइट, अब यहाँ एक नॉर्मल ड्रॉ करिए। नाउ दिस इज से R2, क्लियर। ग्लास से एयर में जा रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल है, तो मेरी जो लाइट है वो इस टाइप से बेंड करते हैं, और इसको हम बोलते हैं बेटा ई, एमर्जेंट एंगल। अब ध्यान से देखो, मेरा ई जो है वो R2 से बड़ा है, क्यों? क्योंकि ग्लास से एयर में आपकी लाइट है। तो ये तो मेन से जो हम एंगल लेते हैं, मैं यहाँ लिख लेती हूँ, ए इज योर एंगल ऑफ प्रिज्म, R1 और R2 जो है बेटा वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ही हम दे देते हैं। इस फेज के लिए तो इंसिडेंट हो जाता है बट कोई बात नहीं। ई जो है वो है एंगल ऑफ, एक मिनट, आई ले लो पहले, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ई जो है दिस इज एमर्जेंट, वो एंगल जिससे मेरी लाइट फाइनली एयर में एमर्ज आउट हुई। अब पॉइंट यहाँ आता है, हमने एक टर्म की थी एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। पहले तो देखिए, जब ये फिनोमिना हुआ तो मैं ये लाइट जो मैं ले रही हूँ बेटा, ये मैं ले रही हूँ जो हम मोनोक्रोमेटिक लाइट कहते थे, सिंगल वेवलेंथ वाली, ठीक है। तो जब मैं मोनोक्रोमेटिक लाइट लूंगी तो वो स्ट्राइक करेगी और एक ही लाइट बाहर निकलती है, यहाँ 7 कलर नहीं बने, क्योंकि मेरी इस लाइट में कलर ही एक था। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने येलो कलर लिया, आपका येलो कलर नॉर्मल पे फॉल हुआ बेटा और वो कलर आपका बाहर निकल गया, ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि लाइट जो है वो डेविएट कर गई। डिस्पर्शन का भी बताती हूँ। जब हम डेविएशन का केस लेते हैं तो हम एक एंगल ऑफ डेविएशन लेंगे, यहाँ लिख लेती हूँ, डेल्टा इज द एंगल ऑफ डेविएशन। मैंने ये बात बताई थी आपको, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है। अगर मैं प्रिज्म नहीं रखूं, आप सोचकर देखिए, मैंने प्रिज्म नहीं रखा तो ये जो इंसिडेंट लाइट है बेटा ये सीधी निकल जाती है ना। अगर मैं प्रिज्म नहीं रखती तो क्या होता, सिर्फ इंसिडेंट लाइट होती, ना ये वाली होनी थी ना ये वाली होनी। तो अगर आपने अपनी डिवाइस नहीं रखी तो सिर्फ इंसिडेंट रे थी, वो सीधी निकल जाती। लेकिन जब आपने अपना प्रिज्म रखा है तो लाइट को क्या हुआ, एक बार बेंड कर गई, दोबारा बेंड कर गई, फाइनल जो पाथ है लाइट का उसको एक्सटेंड करें।
जो इमर्जेंट रे है मैंने उसके पाथ को एक्सटेंड किया, तो इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर? दोबारा मैं बता रही हूँ, मैं यहाँ लिख देती हूँ, एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड डायरेक्शन ऑफ emergent। ठीक है जी, तो ये जो है आपका, ये है बेटा डेल्टा, इसको हम डेल्टा के नाम से वो कहेंगे, सिंबल इसका हम देते हैं। तो फाइनली क्या हो, यहाँ पर हम इसकी अब यूटिलाइज हम इसको कैसे करते हैं, आप डेल्टा भी निकाल सकते हैं, आप और ज्यादा इसको यूटिलाइज करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं बेटा, एक टर्म यूज करते हैं, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। रीडिंग्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आई की वैल्यू बदलती रहूं, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे ई मिल जाएगा, R1 R2 मिल जाएंगे, डेल्टा की वैल्यू मिलेगी। तो जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं ना आई और डेल्टा के बीच में, तो हम क्या पाते हैं कि एक ऐसा पर्टिकुलर एंगल आपका आता है आई का, जहां पे डेल्टा की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी। ठीक है, इस थोड़ा सा रफ सा मैं बताऊं, इस टाइप से, ये मेरा आई है, ये है आपका, ये आई ले लो, यहाँ पे डेल्टा, मैंने आई स्टार्ट किया, आपका जो डेल्टा है बेटा वो वो आया डिक्रीज करना शुरू करता है। किसी पर्टिकुलर आई पे ना मेरा डेल्टा जो है वो मिनिमम होगा और उसके बाद फिर बढ़ जाएगा। दिस इज द ग्राफ बिटवीन आई एंड डेल्टा। ठीक है, मान लो फॉर एग्जांपल मैं लूं कि मेरा आई जो है वो 70 डिग्री था, तो डेल्टा ये आ गया। उसके बाद बेटा आपने 60 किया, 30 किया, करते 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 फाइनली एक आई की ऐसी वैल्यू आ जाती है जहां पे डेल्टा क्या होगा, मिनिमम। उसके बाद फिर बढ़ना शुरू कर जाएगा। क्लियर? तो हम क्या करते हैं, इस टाइप से एक ग्राफ प्लॉट करके आई की और वो डेल्टा एम की वो वैल्यूज निकाल लेते हैं जिन पे ये कंडीशन फुलफिल होगी। तो हमारे जितने भी फॉर्मूले हैं ना, हम उसमें प्रेफर करते हैं हम उस चीज को यूज करें। ये मैं रब कर रही हूँ एक बार, क्योंकि सिर्फ नेम्स थे। तो हम क्या करते हैं, एट आई इज इक्वल टू ई, एक ऐसा एंगल आ जाता है आई का जो इमर्जेंट एंगल के इक्वल है, उस पे बेटा डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा, where delta m is the angle of minimum deviation। इस एंगल पर आपका डेविएशन, ये जो गैप है ये मिनिमम रहेगी, और जब ये कंडीशन आ जाएगी तो आई जो है वो ई के इक्वल आएगी। क्लियर? तो यहाँ आपने ध्यान रखना है, जब ये कंडीशन हुई, ये वाली, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी तो थ्योरी थी, जो थ्योरी में से कुछ आएगा, यहाँ से हमारा मेन न्यूमेरिकल वाला पार्ट शुरू होगा। जब ये कंडीशन आएगी तो मेरा एक फॉर्मूला बन जाता है बेटा, डेल्टा एम जो है वो 2i माइनस ए होगा। ठीक है, एंड R1 इज इक्वल टू आर, ये जो आपका एंगल है ये इक्वल होगा। तो हम ना कुछ डेरिवेशंस के बाद हम पाते हैं कि मेरा R1 प्लस R2 जो है वो ए के इक्वल होता है, ये डेरिवेशन का पार्ट है। आप देखिए, अगर दोनों ही एंगल इक्वल हो गए तो मैं लिख सकती हूँ 2r इज इक्वल टू ए और r इज इक्वल टू ए बाई। आपने ध्यान रखना है, जब मिनिमम डेविएशन आएगा, व्हेन देयर इज एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, ये चीजें, ये मैं स्क्वायर बॉक्स में डाल रही हूँ बेटा, ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमर्जेंट रे के इक्वल होगा। ठीक है, डेल्टा डेल्टा एम के इक्वल होगा। डेल्टा एम का फॉर्मूला बन जाएगा 2i माइनस ए, ये डेरिवेशन में से आता है, इसको डायरेक्टली याद रखो क्योंकि आपकी डेरिवेशन बहुत बड़ी है। फाइनली बेटा मेरा R1 जो है वो R2 के इक्वल होगा, और R1 प्लस R2 ए, ये तो जर्नल फॉर्मूला है, ये तो जर्नल है ये। ठीक है, जब ये वाली कंडीशन में इसमें पुट करूंगी तो 2r जो है वो a के इक्वल होगा, तो r a बाई 2 बन जाएगा। ठीक है जी, तो ये सारी चीजें जब मैं कंक्लूड करती हूँ तो मेरे पास एक फॉर्मूला आ जाता है बेटा, ये है आपका रिलेटेड विद द प्रिज्म, तो हम इसको बोलते हैं प्रिज्म फॉर्मूला। ये मैं सारी चीजें हटा रही हूँ एक बार, आप देखना ध्यान से, मैं दोबारा यही वाली कंडीशन लिख रही हूँ, फॉर
डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एम एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन आई इज इक्वल टू ई, ठीक है। एक आई यहां से निकालो, डेल्टा एम इज इक्वल टू 2i माइनस ए, यहां से आई निकालिए, क्या हो जाएगा डेल्टा एम प्लस ए बाय 2, ठीक है। तो अलग से लिख देती हूँ, आई इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा एम, ये आ गया, एंड आर इज इक्वल टू ए बाय। बस बेटा ये चीजें हैं जो आपको याद होनी चाहिए। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, ठीक है। तो इनके बेस पे हम बनाते हैं प्रिज्म फॉर्मूला। प्रिज्म फॉर्मूला क्या है, सिंपल सा पॉइंट है बिल्कुल। हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किया था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कहता है बेटा, साइन ऑफ एंगल इन एयर डिवाइड बाय साइन ऑफ एंगल इन ग्लास, ठीक है। अभी हमने किया, जब इस इंटरफेस पे आप करते हैं, इसको मैंने कहा आई, और ये आपका एंगल क्या है बेटा R1, है ना। अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था, तो मैंने आपको कहा कि R1 R2 सेम हो गए, तो मैं इसको R भी लिख सकती हूँ। तो मेरा ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। यहां से वैल्यू पुट कर, आई की वैल्यू उठाओ, तो मेरे पास बन गया म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाय 2 डिवाइड बाय, एक मिनट इसको इकट्ठा रख, ठीक है, और साइन ए बाय 2। ये है प्रिज्म फॉर्मूला जो आपको न्यूमेरिकल्स जिस पर आते हैं, ये न्यूमेरिकल्स के लिए आपको याद होना चाहिए। वो कंसेप्ट्स हैं, वो तुम्हें डायरेक्टली एग्जामिनर पूछ सकता है कि एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन अगर डेल्टा एम है तो मेरी ये क्या वैल्यू की है, वो डायरेक्ट क्वेश्चन है, लेकिन वो इसमें आते हैं यूज, ठीक है ना। तुम्हें अगर वो याद है तो ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। तो जो मेरे प्रिज्म का मटेरियल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आप निकालना चाहते हैं तो बेटा ये चीजें ए डेल्टा एम ये एग्जामिनर आपको देगा, वैल्यू पुट करोगे फॉर्मूले में और आपका आंसर आ जाएगा। ये है कैलकुलेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अब अगर मैं न्यूमेरिकल्स की बात करूं तो पहला फॉर्मूला ये है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, ज्यादातर आपके भी क्वेश्चन है वो इसके ऊपर आते, ठीक जी। तो ये था मेरा फर्स्ट पार्ट बेटा। यहाँ पर एक और छोटा सा एक एंगल है, इफ एंगल ऑफ प्रिज्म इज, ये खत्म हो गया, ये मेरा नेक्स्ट पार्ट है, इज स्मॉल, कितना स्मॉल, लेस देन 10 डिग्री। तो मेरे पास डेल्टा का फॉर्मूला ये आता है, ये आपको याद, ठीक है। इफ एंगल ऑफ प्रिज्म इज स्मॉल, स्मॉल कितना, लेस देन 10 डिग्री। नॉर्मली है कि 12-13 पे भी एक्स ये हम यूज कर लेते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन ये फॉर्मूला आपका अगर मैं आइडियली कहूँ तो ये लेस देन 10 डिग्री के लिए हम बना, ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्या ध्यान रखना है, ए तो बेटा कांस्टेंट है ना, है तो फिर सारी चीजें कांस्टेंट, लेकिन जनरली क्या होता है कि अगर मैं लाइट को चेंज कर दूं तो मेरी म्यू की वैल्यू चेंज हो जाएगी। मैं बताती हूँ तुम्हें, देखिए हमने एक कॉचीज फॉर्मूला किया, क्या था, म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/λ। इसको प्लीज बिल्कुल याद रखना, मैं बड़े वाला फॉर्मूला नोट्स में तुम्हारे लिखा है पर मैं बेटा यहाँ नहीं मेंशन कर रही, बस इतनी चीज याद होनी चाहिए, ठीक है। अब इन दोनों फॉर्मूले को हम क्लब करते हैं, यहाँ देखिए लेमडा, डेल्टा जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू है, डेल्टा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक मिनट लिख देती हूँ, डेल्टा इज इक्वल टू ए म्यू माइनस 1, देयरफॉर डेल्टा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ से बेटा ये ले आओ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/λ। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डेल्टा एंड लैम्डा, डेल्टा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/λ। ये क्वेश्चन, ये जो फॉर्मूला मैंने बनाया है ये आपके एग्जाम में आया था। क्या था कि एग्जामिनर ने आपसे पूछा था कि रेड कलर की डेविएशन और ब्लू कलर की डेविएशन में क्या डिफरेंस होगा,
तो आपको ये याद होना चाहिए कि जैसे हम विबग्योर लिखते हैं, आपने विबग्योर लिखा, आर की बेटा वेवलेंथ क्या होती है, मैक्सिमम, और वॉयलेट की वेवलेंथ क्या होती है, मिनिमम। बाकी पता ही है आपको, ये विबग्योर अगर तुम सोचोगे तुम्हें पता चल जाएगा कि किसकी क्या है। अब मान लो मैं तुम्हें कहती हूँ कि तुम्हें कंपेयर करना है लैम्डा आर और लैम्डा ब्लू, ग्रीन ब्लू जो भी कलर होगा, तो मैंने किया रेड को ब्लू के साथ कंपेयर, ठीक है। तो आपको पता है रिलेशन क्या होगा, ये रेड की वेवलेंथ ज्यादा है किससे, ब्लू से। अगर ये वाली कंडीशन मैं इस पर लगाऊं तो क्या हो जाएगा, डेल्टा फॉर रेड इज लेस देन डेल्टा फॉर, ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन, सिंपल, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। लेकिन थोड़ी सी कॉमन सेंस आपने यूज करनी है कि जो मेरी डेविएशन है वो किस पर डिपेंड करती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। और आप ये कह सकते हैं बेटा कि मेरी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो किस पे डिपेंड करता है, वेवलेंथ ऑफ लाइट पे, तो यानी मेरी डेविएशन वेवलेंथ ऑफ लाइट पे डिपेंड करती है, ठीक है, जो डेल्टा भी हमने बनाया। तो मेन जो प्रिंसिपल ऑफ स्प्लिट है, मैंने आपको बताया कि मेरे जो प्रिज्म है उसके दो काम है, एक है डेविएशन और एक है डिस्पर्शन, ठीक है। तो डेविएशन है या डिस्पर्शन है, दोनों ही किसकी वजह से होते हैं, इसकी वजह से, क्लियर। अगर सिंगल वेवलेंथ है तो डेल्टा आ गया। अब व्हाइट लाइट में कितने सारे कलर्स हैं, तो बेटा क्या आ जाएगा, डिस्पर्शन आ जाएगा। तो आपको ये क्रिटिकल क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द कॉज ऑफ डिस्पर्शन, डिस्पर्शन का कॉज क्या है, यही है, अलग अलग वेवलेंथ है, अलग अलग डेल्टा होगा, 7 वेवलेंथ है तो 7 डेल्टा हो गए, मुझे बेटा वो सातों कलर स्प्लिटेड लगते हैं। डायग्राम देखिए एक बार, ये पढ़ लेना, ये थोड़ा सा तुम्हें वैसे कंफ्यूजिंग लगती है ऑप्टिक्स, अदरवाइज कुछ टॉपिक्स तो इजी है इसके। बेटा अब मैंने इंसिडेंट लाइट ली है व्हाइट, ठीक है। व्हाइट लाइट जैसे इसके अंदर एंटर करेगी, यहाँ से डेविएशन थोड़ी सी स्टार्ट हो जाती है, आपके जो स्प्लिट है वो शुरू हो जाता है इस टाइप, बहुत ही ज्यादा माइन्यूट है ये, हमें एक्चुअली क्या होता है, ये इतना ज्यादा क्लोजली स्पेस है कि हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते। मैं यहाँ ये बनाती हूँ ओरिजिनल डायरेक्शन। अब क्या हुआ, जैसे लाइट यहाँ से निकल के बेंड होगी, ठीक है, तो जो लाइट है आपकी वो इस टाइप से अब बेटा स्प्लिट हो जाएगी, इस टाइप से स्प्लिट होगी, ठीक है ना। मैं मेन पॉइंट आपको बताती हूँ, मुझे स्क्रीन पे बेटा मिल जाते हैं विबग्योर, रुको एक सेकेंड, मैं ये ले लेती हूँ एक कलर में, ये देख, एक मैंने ये ले लिया और एक तुम्हारा हो गया मान लो ये वाला, दो कलर्स ले लेती हूँ बस मैं, ठीक है। आपके बेटा दो डेविएशन, अब वैसे डेविएशन सबके लिए है, मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहती इसलिए हर किसी के लिए नहीं बनाई मैंने, कोई दो पर्टिकुलर कलर्स के लिए आपकी क्या होगी, डेविएशन बनाई। तो हमने अभी किया था, आपकी लेमडा आर इज ग्रेटर देन लेमडा वेवलेंथ, कोई भी वॉयलेट ले लो, कोई भी ले लो तुम, लेमडा आर हर किसी के लिए ज्यादा होगा, तो डेविएशन फॉर रेड इज लेस देन डेविएशन फॉर वॉयलेट, रेड की डेविएशन सबसे कम होगी, ठीक है। अब मान लो मैं रेड यहाँ कहीं ले लेती हूँ, एक्सट्रीम्स ले लेती हूँ मैं दोनों, ध्यान से देख लेना थोड़ा सा, मैंने ये ले लिया बेटा, ठीक है, बस समझ जाओगे तुम, कंफ्यूजन सा हो रहा है डायग्राम्स में, ये मेरा रेड है, ये मेरा वॉयलेट, ये, ठीक है। लेमडा रेड के लिए मिनिमम होगा और वॉयलेट के लिए क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो जितने ज्यादा कलर्स आप लेंगे उतने बड़ा एंगल ऑफ डेविएशन बन जाता है। तो यहाँ बस मेन पॉइंट क्या याद रखना है, द कॉज ऑफ डिस्पर्शन इज, अगर मैं मैथमेटिकली बात करूं तो कॉज ऑफ डिस्पर्शन ये है, ठीक है ना। तो कॉज ऑफ डिस्पर्शन क्या है, मैथमेटिकली आपका ये है, फॉर डिफरेंट wavelengths we have different deviation,
ये याद रखो, अलग अलग कलर्स हैं, अलग अलग वेवलेंथ है। मैंने ये चीज तुम्हें बताई थी, दोबारा ये बात ध्यान से सुन लेना। जो मेरा कलर ऑफ द लाइट है वो बेटा वेवलेंथ डिसाइड करता है। मैं आपको बताती हूँ कि मेरा ब्लू जो है वो रेड से अलग दिखता है ना। रेड और ब्लू एक दूसरे से अलग दिख रही हैं, इसका मतलब दोनों की वेवलेंथ अलग है। आप येलो को ब्लू से कैसे अलग कर पा रहे हैं, क्योंकि दोनों की वेवलेंथ अलग है। तो अगर वेवलेंथ अलग है तो मेरा डायरेक्टली बात है बेटा कि मेरी लैम्डा जो है वो आपका अलग हो गया, और लैम्डा अलग है तो इसका मतलब क्या हुआ, डेल्टा जो है वो अलग है। क्लियर? आप देख लो प्रिज्म में कोई फॉर्म, अच्छा न्यूमेरिकल्स की बात करें तो मेन तो मेरे पास दो ही फॉर्मूले हैं। एक है बेटा ये वाला, आसान है, बिल्कुल इजी न्यूमेरिकल्स आते हैं। ये नहीं आपने सोचना कि पता नहीं क्या पूछेंगे, वो कोई डिफिकल्टी नहीं है इसमें, ठीक है ना। एंगल्स ऐसे दिए होते हैं जिनका साइन तुम इजीली ले सकते हो। एक बेटा मेरे पास ये दो फॉर्मूले हैं आपके रिलेटेड विद द प्रिज्म। ठीक जी, अब बताइए, मुझे डाउट है तो कोई बोलो। पर मैं ये बात तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ, पूरी फिजिक्स हम स्टडी जब हम करते हैं तो वैसे तो मोस्टली बच्चों की बात मैं बता रही हूँ, ऑप्टिक्स थोड़ा सा बेटा सबको ही डिफिकल्ट लगता है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ जितना कम से कम आपकी चीजें करवा सकती हूँ मैं उतना करवा रही हूँ, और इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। लेकिन इसके लिए आपको जरूरी ये है कि आप खुद एक बार सेल्फ स्टडी करें, एक बार बैठ के खुद पढ़ो, तब चीजें ज्यादा समझ आए। तो ये था हमारा प्रिज्म के बारे में, इसको पढ़ लेना फिर डाउट बता देना। इसका ये वाला जो मैंने केस बताया इसका डायग्राम आपके नोट्स में है, वो आ जाएगा समझ में, बेटर है काफी। अब बेटा नेक्स्ट कर रहे हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अब जो टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं ये वेव ऑप्टिक्स के अंडर आए। हम पहले जो डायग्राम बनाते थे वो रे ऑप्टिक्स के अंदर थे, ये बेटा वेव ऑप्टिक्स। हम यहाँ पिछले वाले केस में इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मानते थे, लेकिन यहाँ अगर मैं लाइट को वेव की फॉर्म में नहीं लेती तो मेरे एक्सपेरिमेंट पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हम ये हमारा स्टार्ट हो रहा है वेव ऑप्टिक्स। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या है, थोड़ा सा माइन्यूट लेवल पे चले जाते हैं। अब हमारी जो चीजें हैं वो कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, मैं सिंपल से एक बात तुम्हें बताऊं, मैंने बेटा यहाँ पे एक बल्ब लिया और सामने एक स्क्रीन है, तुमने बल्ब ऑन किया, सारे स्क्रीन पे लाइट आ गई, ठीक है। तुमने दूसरा बल्ब ले लिया, साथ में उसको ऑन कर दिया, तो मेरे जो स्क्रीन पे ब्राइटनेस है वो बढ़ गई। तो ये जो हम बात कर रहे हैं ये किसकी है, कि जब मेरी वेवलेंथ और बल्ब के साइज का जो है कोई कंपैरिजन ही नहीं था। अब वेवलेंथ नॉर्मली क्या होता है, मान लो मैं तुम्हें वेवलेंथ कहूँ तो जैसे हम इस टाइप से लिखते हैं, आप कह सकते हैं 5 × 10⁻⁻⁷। पार्टिकल एज्यूम करके देखो, स्केल से देख लो, तुम जैसे मर्जी देख लो, तुम ये देखो कि वेवलेंथ कितनी छोटी है। तो बल्ब जो है उनका साइज कितना बड़ा है आपने देखा हुआ है। मैं अगर नॉर्मली भी देखो 2-3 सेंटीमीटर्स का, अगर हम वो सर्कल वाले जो बल्ब है वो हम लेते हैं। अब मैंने सेकंड जो मेरा एक्सपेरिमेंट था वो मैंने क्या किया, मैंने बेटा बल्ब्स की जगह दो स्लिट बना दी। ये मेरी है स्लिट 1, ये है स्लिट 2, और इन स्लिट्स का साइज जो है वो कम डायमीटर जिसको हम कह सकते हैं दैट इज कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। बड़े बड़े साइजेस नहीं लिए, स्लिट भी बड़ी बड़ी लोगे तब भी कुछ नहीं होगा। तो मैंने क्या किया है, मैंने स्लिट का डायमीटर जो लिया है वो बेटा वेवलेंथ ऑफ लाइट के कंपेरेबल लिया। तो अब आप क्या ऑब्जर्व करते हैं कि मेरा पूरा स्क्रीन ब्राइट नहीं है, मेरे स्क्रीन पे बेटा पैटर्न बन गया, ठीक है। लाइट जो है वो तुम्हें एक पैटर्न की फॉर्म में दिख रही है। तो पैटर्न कैसे बनता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा हो गया सेंट्रल ब्राइट, उसके बाद देखते हैं आप बेटा डार्क, फिर एक पैच तुम्हें दिखेगा ब्राइट का, फिर अगला पैच दिखेगा तुम्हें डार्क का,
ठीक है, इस टाइप से आपका पैटर्न बनता है। सेंट्रल ब्राइट है, उसके दोनों तरफ डार्क है, फिर दोनों तरफ ब्राइट, फिर दोनों तरफ डार्क, फिर दोनों तरफ ब्राइट। तो अगर मेरी दो सोर्सेज, अब जो स्लिट मैंने ली है उनको भी मैं सोर्सेज ही कहूंगी, अगर मेरी दो सोर्सेज की वजह से पैटर्न दिखता है, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो हम जनरली इसको किस, जो अगर आप डेफिनेशन की बात करें तो हम इसको क्या कहते हैं, दिस इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट। लाइट बेटा सारी की सारी सेम इंटेंसिटी की नहीं रही, वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो गई। रीडिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या है, कई मेरा एक सिस्टम सा बन गया, एक सिस्टमैटिक वे में जो ब्राइटनेस ऑफ लाइट है वो आपकी एक जगह शिफ्ट हो गई और डार्कनेस बेटा दूसरी जगह आ गई, लेकिन इंटेंसिटी सेम रहेगी। अब देखो अगर मैं पैटर्न नहीं बनता तो क्या होता, सारा का सारा स्क्रीन मेरा इल्यूमिनेटेड था, सारा का सारा स्क्रीन मेरा ब्राइट लाइट का था, तो जो ये ब्राइटनेस थी ना बेटा, ये अब की बजाय कम होती। जब आप इसको रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि जो डार्कनेस है उसकी ब्राइटनेस इसमें मिक्स हो गई, तो ब्राइटनेस ज्यादा ब्राइट हो गई और जो डार्कनेस है वो क्या हो गई, ब्लैक कलर। नॉर्मली ये वाला एक्सपेरिमेंट जो हम करते हैं, इंटरफेरेंस है, वो बेटा हम करते हैं सोडियम लाइट के साथ। अब इसमें हमारे पास कुछ कंडीशंस होंगी, तो वो थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, हमारे नोट्स में भी लिखा हुआ है, प्लीज ध्यान से देख लेना। हम क्या करते हैं बेटा, हम एक टर्म यूज करते हैं फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। सस्टेन्ड का मतलब है खराब नहीं होनी चाहिए, ये ना हो कि बार बार बंद हो रही है। जो मैंने ये पैटर्न आपको बताया था, इन पैटर्न्स में मेरे पास बेटा ये विड्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जितनी भी कैलकुलेशंस करूंगी इन विड्थ के बेसिस पे करती हूँ। तो ऐसा ना हो कि मैंने एक्सपेरिमेंट ऑन किया तो विड्थ कुछ और थी, मैं थोड़ी देर बाद काम कर रही हूँ तो विड्थ कुछ और हो गई। अगर विड्थ बदलेगी तो आपका सारा एक्सपेरिमेंट खराब। तो सस्टेन्ड इंटरफेरेंस का मतलब क्या है कि मुझे एक ऐसा सिस्टम चाहिए जिससे मेरी फ्रिंजेस, ये जो हम पैटर्न जिसकी हम बात कर रहे हैं इनको हम बोलते हैं बेटा फ्रिंजेस, मेरी फ्रिंजेस का पैटर्न नहीं बदले। ये ना हो कि थोड़ी देर बाद ब्राइट की जगह डार्क बन रही है, डार्क की जगह ब्राइट। ठीक है, सिस्टमैटिक हो, सस्टेन्ड रहे। सस्टेन्ड का मतलब क्या होता है, अनडिस्टर्ब्ड और अनडेविएटेड, बिल्कुल सेम का सेम पैटर्न आपका लास्ट तक रहे एक्सपेरिमेंट। तो हमने क्या किया, सस्टेन इंटरफेरेंस के लिए कुछ सिंपल सी कंडीशंस थी कि मेरी जो, मैंने दो स्लिट्स ली, हम क्या करते हैं बेटा, एक सिंगल सोर्स से दो सोर्सेज बनाते। सस्टेन इंटरफेरेंस के लिए हम क्या करते हैं, मेरी जो टू सोर्सेज हैं, दो सोर्सेज मैंने जो साइड लाइट की ली, वो बेटा कॉन्टिन्यूअसली आपको लाइट दे। ऐसा ना हो कि थोड़ी देर बाद मैं इस स्लिट को बंद कर रही हूँ, ये वाली स्लिट आपकी काम कर रही है, अगर एक स्लिट काम करेगी तो पैटर्न खराब हो जाएगा सारा। दो सोर्सेज जो हैं वो कॉन्टिन्यूअस लाइट एमिशन करें, अनडिस्टर्ब होनी चाहिए। सेकेंड, हमारे पास कंडीशन होती है कोहेरेंट सोर्सेज होनी चाहिए बेटा, जो दो सोर्सेज आप ले रहे हैं वो कोहेरेंट होनी चाहिए। कोहेरेंट का मतलब क्या होता है, सेम वेवलेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी एंड कांस्टेंट फेज। एम्पलीट्यूड भी ऐड करो, सेम एम्पलीट्यूड, सेम एम्पलीट्यूड, सेम वेवलेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी एंड कांस्टेंट फेज डिफरेंस, इसको हम बोलते हैं कोहेरेंट सोर्सेज। अब हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है, जब मैं अलग अलग सोर्सेज लेती हूँ तो बेटा कोहेरेंट नहीं बनती। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बता रही हूँ, अगर मैंने येलो कलर की लाइट ली, मैंने आपको कहा भाई इंटरफेरेंस करो, तुमने दो येलो पिक की, सोर्सेज बना दी और एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर दिया। जब भी आप दो अलग अलग सोर्सेज लेंगे ये कंडीशन फुलफिल्ड हो ही नहीं सकती। ये कंडीशन फुलफिल्ड होती है बेटा सिर्फ लेजर में, और लेजर आपको पता है थोड़ी सी रिस्की मानते हैं हम, तो लेजर हम यूज नहीं करते। तो हमने क्या किया, एक ही सोर्स से दो सोर्सेज बना लिए। अब मैं तुम्हें येलो कलर भी कहती हूँ ना, तो ये नहीं हो सकता, मान लो एक की वेवलेंथ 5200 है,
तो डेफिनेटली बेटा चाहे 20 का फर्क हो, कुछ ना कुछ फर्क दो कलर्स में होगा ही। तो आपको इंडिपेंडेंट सोर्सेज जो हैं वो कोहेरेंट नहीं मिलती, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, एक ही सोर्स दो सोर्सेज बना देते। समझ आ रहा है? थ्योरी बता रही हूँ, अभी अभी मैं न्यूमेरिकल्स पे जा ही नहीं रही। मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा इजी हम स्लो 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 अपने स्टेप्स करें। तो पहला हम सिर्फ पॉइंट ये कर रहे हैं थ्योरेटिकली कि इंटरफेरेंस करने के लिए मुझे क्या क्या चीजें चाहिए। पहले हमें क्या चाहिए बेटा, सिंपल सी बात है कि दो जो मैं सोर्सेज ले रही हूँ वो कॉन्टिन्यूसली लाइट एमिशन करें। सेकेंड कंडीशन क्या है कि दोनों सोर्सेज कोहेरेंट होनी चाहिए। कोहेरेंट सोर्सेज का क्या मतलब होता है, जिनका एम्पलीट्यूड सेम होगा, वेवलेंथ सेम होगी, फ्रीक्वेंसी सेम होगी और फेज डिफरेंस कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गई कोहेरेंट सोर्सेज। मेन कंडीशन आपकी ये। उसके बाद क्या होता है, थर्ड पॉइंट, मैं एक्सपेरिमेंटल सेटअप करती हूँ इस टाइप से। जो स्लिट है बेटा, इनके गैप को हम डी कहते हैं और स्क्रीन से लेके और स्लिट के गैप को हम कैपिटल डी को। तो आपका जो ये डी और डी है ये डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। ये ना हो कि बार बार मैं कभी स्क्रीन को 1 सेंटीमीटर पे रख रही हूँ, फिर मैंने 1.5 कर दिया, फिर 2.3 कर, ऐसे नहीं। अगर आप डी और डी को चेंज करोगे तो डेफिनेटली आपकी फ्रिंजेस बदल जाएंगी। तो मेरा जो सेटअप है, थर्ड पॉइंट है आपका, योर सेटअप शुड बी फिक्स्ड। बस एक जगह कर दिया तो कर दिया, बस बार बार उसको नहीं। क्लियर? तो ये हमारी सस्टेन्ड इंटरफेरेंस की कुछ कंडीशंस। क्लियर जी? अब देखिए बेटा, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो है, एक मिनट रुकना, थ्योरी में इतना बहुत है। अच्छा, ये बात मैंने तुम्हें बताई थी कि जो साइज ऑफ द स्लिट है वो कंपेरेबल टू वेवलेंथ होना चाहिए। इसमें आ जाता है इज कंपेरेबल टू वेव, जो लाइट हम ले रहे हैं। ठीक, इसको एक बार थोड़ा सा रीड कर लेना थ्योरी में। बस ये है, रट्टे मत मारना कि मेरे को एक पॉइंट याद होगा होगा, ऐसे नहीं। देखो जैसे मैंने बिल्कुल हल्का हल्की सी बातें तुम्हें बताई। अब मैं कोहेरेंट सोर्सेज पूछूं तो तुम्हें पता होना चाहिए वे एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी सेम होगी और फेस जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। थोड़ा सा कंफर्टेबली आराम से समझ के चीजों को करना। अब हमारे पास जो पहला एक्सपेरिमेंट था इंटरफेरेंस का वो था बेटा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो हम एक थोड़ी सी मैं तुम्हें डेरिवेशन बता रही हूँ, थोड़ी सी हम क्या करते हैं इसमें कंडीशंस डालते हैं। अब फॉर्मूले पे जा रहे हैं। इंटरफेरेंस करने के लिए ये आप कह सकते हैं बेसिक फर्स्ट हमारा वो था एक्सपेरिमेंट। लेकिन बेटा कुछ बाद में कुछ हम नहीं इतने सेटिस्फाइड रहे तो हमने इसकी जगह और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। तो अब तो बहुत और आपके जो हम अगर बीटेक की बात करें तो बहुत सारे और हैं चीजें सिलेबस में, लेकिन हमें सिर्फ हमें इंटरफेरेंस समझना है। तो मैं सिर्फ इंटरफेरेंस समझाने के लिए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आपको बता रही हूँ। हम क्या करते हैं, एक सिंगल सोर्स ऑफ लाइट लेंगे और उससे बेटा दो सोर्सेज बना देंगे। अगर दो सोर्सेज नहीं होंगी तो इंटरफेरेंस नहीं होगा, ये ध्यान रखना। अगर आप चाहते हैं कि मैं इंटरफेरेंस पैटर्न स्टडी करूं तो मुझे दो सोर्सेज चाहिए। ये हो गया मेरा स्लिट्स और ये हो गया बेटा मेरा स्क्रीन। ठीक है, सेंट्रल फ्रिंज जो है वो ब्राइट बनेगी और इसके आसपास आपको मिलेंगे डार्क, फिर से ब्राइट, फिर से डार्क। प्रैक्टिकली आपने याद रखना है जो फ्रिंजेस बन रही हैं उनका साइज सेम रहेगा, फ्रिंजेस ऑफ सेम विड्थ। ठीक है, तो मेरे पास एक S1 सोर्स हो गई, एक S2 हो गई और वो आपके स्क्रीन पे ब्राइट डार्क का पैटर्न बना। ये जो गैप है इसको हम बेटा स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करेंगे और ये वाला जो गैप है आपका ये है कैपिटल। ठीक है, ये था मेरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप। तो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि हमें किसी भी सेटअप में बहुत जरूरी होता है कि मैं पाथ डिफरेंस निकाल।
पाथ डिफरेंस का मतलब क्या है? डिफरेंस इन द पाथ। अब मान लो मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट पर गई, मैं सीधी गई, तुम ऐसे घूम कर आए, तो दोनों अलग अलग रास्तों पे बेटा, अब मैं तुम्हें कहूँ कि दोनों में पाथ डिफरेंस कितना है, तो मान लो ये 2 सेंटीमीटर था, ये आपका 1, 1 और 2 था। ठीक है, तो हमारा जो पाथ डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा? टोटल 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे 2 सेंटीमीटर। तो इसमें कोई ऐसी हाई फाई बात नहीं है। पाथ डिफरेंस का क्या मतलब है कि मेरी जो लाइट्स हैं, 2 लाइट हो गई, एक S1 से निकलेगी, एक S2 से, दोनों बेटा अलग अलग जगह पे कोइंसाइड करेंगी। आपको पता है जब तक वो कोइंसाइड नहीं करती तब तक इंटरफेरेंस नहीं होगा, है ना? तो मैं ये देखना चाहती हूँ कि मेरा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे पाथ डिफरेंस कितना। हम पाथ डिफरेंस को फिर कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड रिजल्ट्स के साथ, और मेरे पास कुछ फॉर्मूले बनेंगे। तो यहाँ देखिए, पहले मैं ये वाला बनाती हूँ। मैंने मिड पॉइंट ले लिया, मान लो O, और यहाँ पे ध्यान से देखना सब बच्चे, ये मैंने ले लिया। ठीक है, अब देखो S1O का और S2O का क्या पाथ डिफरेंस है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि इन दोनों में से कौन सी लाइन लंबी है, आपको दिख रहा होगा दोनों बराबर है। S1O और S2O का कोई पाथ डिफरेंस नहीं, तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस क्या हो गया? 0। क्लियर? अब ये वाली लाइन में हटा देती हूँ। हम क्या करते हैं बेटा, किसी पॉइंट पे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक पॉइंट ले लेती हूँ P, और मैंने S1P ले लिया और S2P। अब देखिए, मैं पूछ रही हूँ आपसे कि S1P और S2P में से कौन सी लाइन लंबी है। ऑब्वियसली उसी लाइट ने ज्यादा पाथ ट्रेवल किया, तो आप मुझे क्लियरली कह सकते हैं कि S2P जो है वो लंबी है और S1P बेटा छोटी। तो हम पार्ट डिफरेंस, जिसको हम डेल्टा एक्स लिखते हैं, कैसे निकालोगे? S2P में से S1P सब्ट्रैक्ट कर। ठीक है, जितनी दूरी S2 वाली लाइट ने ट्रेवल की उसको मैंने S2P बोल दिया, और S1 वाली लाइट का क्या हो गया? S1P। तो मैंने S2P में से S1P सब्ट्रैक्ट किया, तो मेरे पास क्या आ गया? पाथ डिफरेंस। हम डायग्राम में क्या करते हैं, यहाँ बेटा एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, तो मेरा जो S2N है ये पाथ डिफरेंस। आई बात समझ? तो आपका जो पार्ट डिफरेंस है दैट इज S2N, और उसको कैलकुलेट करने का हमारा ये तरीका है। अब इसमें हम डेरिवेशन करते हैं, और डेरिवेशन की हेल्प से आप फाइंड आउट करते हैं बेटा डेल्टा एक्स की वैल्यू। मतलब एक फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है, तो वो जो डेल्टा एक्स है वो आपको फाइनली एक फॉर्मूला ड्राइव करके देगा। मैं डेरिवेशन नहीं कर रही, मैं जनरली आपको बता रही हूँ। देखिए, हम इस टाइप से डेरिवेशन करते हैं। ये मेरा मिड पॉइंट है बेटा, ऊपर वाला क्या हो जाएगा? D/2, नीचे वाला क्या हो जाएगा? D/2, है ना? डेरिवेशन नहीं करते, तो हमने क्या किया, पाइथागोरस से S2P निकाला, इस ट्राइंगल से S1P इस ट्राइंगल से निकाला, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर। अब मेन पॉइंट आपने क्या याद रखना है, हम इस पाथ डिफरेंस को कंपेयर करते हैं कंडीशन से। तो हमारे पास बेटा पहले कंडीशन बता दे, कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमम। ये मैथ्स वाला नहीं है, ये हमारा मैक्सिमा मिनिमा है। मैक्सिमम का मतलब है ब्राइट फ्रिंज। क्या कंडीशन फुलफिल हो कि ब्राइट फ्रिंज मिले, और मिनिमा का मतलब है बेटा डार्क फ्रिंज। क्या कंडीशन सेटिस्फाइड हो कि डार्क फ्रिंज मुझे उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मिले। पॉइंट कौन सा? P। अगर आप चाहते हैं कि P पे ब्राइट मिले तो क्या कंडीशन होगी? अगर आप चाहते हैं P पे डार्क मिले तो क्या कंडीशन? तो हमारे पास यहाँ क्या है कि अगर मेरा पाथ डिफरेंस n लैम्डा के इक्वल, ये कैसे आया वो हम कल वाली क्लास में करेंगे, लेकिन अभी मैं सिर्फ इतना सा तुम्हें बता देती हूँ कि हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो मेरा जो वैल्यू है, अब देखिए, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू n लैम्डा फॉर मैक्सिम एंड डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2 फॉर मिड। ये बेटा आपको याद रखना। पाथ डिफरेंस अगर n लैम्डा के इक्वल होगा तो P पे ब्राइट बनेगी,
पाथ डिफरेंस अगर 2n माइनस 1 लैम्डा के इक्वल होगा तो पी पे डार्क फ्रिंज। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने डेरिवेशन की और डेरिवेशन के बाद मुझे ये चीज मिली। मैं बस मेन आपको फाइनली कंक्लूड करती हूँ। मैंने जब डेरिवेशन की तो मेरे पास बेटा डेल्टा एक्स का फॉर्मूला आ गया। जो आपका डेल्टा एक्स का फॉर्मूला था वो क्या था, एक मिनट ये हटा दो। ये आपकी वैल्यू आ, एक्स एन क्या है, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द ब्राइट सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। एक्स एन is the distance of P from center of screen। ठीक है, स्मॉल डी क्या है मैंने आपको बता दिया, दिस इज द स्लिट सेपरेशन। कैपिटल डी क्या है बेटा, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन। ये डेरिवेशन नहीं, थोड़ा सा लंबा पार्ट हो जाता है, मुश्किल तो नहीं है लेकिन काम नहीं हमारे आता है, इसलिए मैं डायरेक्टली आपको बता रही हूँ। तो मेरे पास ये फॉर्मूला आ गया पाथ डिफरेंस का। अब इस पाथ डिफरेंस को हम अपनी इस वैल्यू से, ये तो आया है एक्सपेरिमेंटली, है ना, ये मैंने एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया और ये मेरी थ्योरी है बेटा। तो जब मैं इन दोनों फॉर्मूले को कंपेयर करती हूँ तो मेरे पास एक्स एन की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर, तो अब फाइनली देखिए, दोबारा लिख देती हूँ बेटा ये मैं, इस फॉर्मूले को कंपेयर करो एन लैम्डा से। तो एक्स एन का फॉर्मूला क्या बना, एन लैम्डा डी बाई, ये फॉर्मूला आपको याद रखना। ये फॉर्मूला है जो आपको एग्जाम्स में यूज करना है। ये है बेटा ब्राइट का, है ना, और डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एक्स एन डी बाई डी, ये तो बदलेगा नहीं, क्या बदला, 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। फाइनली मेरा एक्स एन जो है वो आ जाएगा 2n माइनस 1 लैम्डा डी बाई 2। दिस इज फॉर डार्क। ठीक है, बताएगा एग्जामिनर आपको, बता, मान लो मैं तुम्हें कहती हूँ कि पोजीशन फाइंड आउट करनी है तुम्हें ब्राइट फ्रिंज की। ठीक है, तो कौन सी फ्रिंज है, फिफ्थ ब्राइट है, सेवंथ डार्क है, वो पोजीशन आपको बताएगा, वो तुम्हें लैम्डा देगा, वो स्मॉल डी कैपिटल डी, सारी चीजें गिवन होंगी। ये पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन, मुश्किल नहीं है। तो मेन पॉइंट अभी देखो, जो आज ये वाला हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया, इसमें मेन आपको ये दो, ये जो है मैंने स्क्वायर बॉक्स में डाले हैं बेटा, ये याद होनी चाहिए। और कंडीशन वैसे याद रखना कि एन लैम्डा मैक्सिमा की कंडीशन थी और 2n माइनस 1 लैम्डा 2 मिनिमा की कंडीशन। ठीक है, क्लियर सबको। तो अब मैं एक छोटा सा काम करती हूँ, मैं इन दोनों का एक एक क्वेश्चन आपको करवा के बताती हूँ कि आपका न्यूमेरिकल कैसे आता है। सिर्फ ये फॉर्मूले छोड़ देते हैं। देखिए मैं आपको बोल रही हूँ, फाइंड द पोजीशन ऑफ फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज। बिल्कुल ऐसे ही आएगा जैसे मैं दे रही हूँ ना, 99% चांस इसी टाइप से न्यूमेरिकल आता है। और अ लाइट ऑफ वेवलेंथ, सिंपल सा ले लेते हैं 5000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, when slit separation is say 5 mm and distance between the slits and screen is 1। ये है बेटा आपका क्वेश्चन, फाइंड द पोजीशन ऑफ फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज for a light of wavelength 5000 angstrom
when the slit separation is 5 mm and distance between the slit and the screen is 1 meter. अब तुम्हें ये क्वेश्चन तब नहीं आएगा जब ये सिंबल्स तुम्हें पता नहीं होंगे। अगर आप इस न्यूमेरिकल को करना चाहते हैं तो एक तो बेटा फॉर्मूला, एक सबसे बड़ी बात है स्मॉल डी नीचे आ रहा है ऊपर आ रहा है। तीसरा पॉइंट क्या है कि है क्या, स्मॉल डी क्या है, कैपिटल डी क्या है, ठीक है, लैम्डा क्या होता है, एन क्या है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये मैंने, अब देखो पहला पॉइंट ब्राइट फ्रिंज है, तो इसका मतलब है दोनों में से फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ये मेरा ब्राइट का है, ये पहली बात है, फॉर्मूला मिल गया। दूसरी बात वैल्यू पुट करते हैं 5 इंटू फिफ्थ ब्राइट थी ना, लैम्डा कितना है बेटा 5000, ऑंगस्ट्रॉम को ओपन कर लेना -10, कैपिटल डी दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन, कितना दिया मैंने 1 डिवाइड बाय स्मॉल डी 5 mm, 5 इंटू 10⁻⁻⁻। समझे? देखो कुछ नहीं डिफिकल्ट, और वैल्यू ऐसी नहीं होती कि एग्जामिनर तुम्हें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वैल्यूज देगा और बहुत टफ कैलकुलेशंस होंगी, सिंपल ऐसे क्वेश्चन आए। ठीक है जी, तो आपके पास बेटा क्या हुआ, बस देख लो, ये हो गया मेरे पास 5 इंटू, ये ऊपर जाएगा 3 पहले है इसके पास 6 हो गई, पावर कितनी आ गई बेटा -4, तो चेंज कर लो 0.5 है, खत्म। अब डिस्टर्ब नहीं कर, चुप बैठ जा, ठीक है बेटा। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, आपको सारी चीजें डायरेक्टली दी है, आपको ये देखना है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज। तो अगर मैं डायग्राम में तुम्हें बताऊं, सेंट्रल ब्राइट से फिफ्थ ब्राइट जो है वो कितनी दूर है, ये चीज, तो ये मेरा x5 आ गया जो मैंने कैलकुलेट किया। समझे? क्लियर है सबको? बिल्कुल सेम बेटा आप डार्क के लिए कर सकते हैं, देखो मैं करवा देती हूँ। फॉर एग्जांपल सेम सेटअप रखते हैं, मैंने आपको कहा कि डिस्टेंस ऑफ सेवंथ डार्क, मैडम फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ सेवंथ डार्क फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। तो n फॉर डार्क 2n-1। फोकस चल गया कैमरे का, फोकस चला गया, एक मिनट रुकना भाई, हाँ नहीं ब्लर हो रही है ये, कैमरे में क्लिक करता हूँ। चलो ठीक ठीक है ना, हो गया ना? हाँ जी मैम। तो कई बार हवा आ रही है ना तेज। अरे नहीं, हवा से जाओ, फोकस नहीं होता कैमरा में बेटा। यहाँ पर n सेवंथ देखना ध्यान से, दोनों का फॉर्मूला अलग अलग है, मैं यहाँ n ब्राइट लिख देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। डार्क के केस में 2n-1 ये वाला फॉर्मूला हुआ, n की जगह आ जाएगा 7, लैम्डा सेम है 5 इंटू 10⁻⁻7, d1 है 2 इंटू 5 इंटू 10⁻3, ठीक है। तो फाइनली ये हुआ आपका ठीक है, कोई नहीं का चल जाएगा। ये आंसर लिख सकते हो, वो तो आंसर तो देख लेना एग्जामिनर कैसे कहे, या हो सकता है बेटा 0.65 mm। दिस इज द पोजीशन ऑफ द सेवंथ डार्क फ्रिंज। मेरी सेंट्रल ब्राइट से सेवंथ डार्क कहां पर बनी, ठीक है, ये आपको शो करता है ये वाली चीज। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आज बस ये 2 फॉर्मूले हैं जो आपने मेनली याद रखने हैं, क्योंकि बेटा इन पे बेस्ड आपके क्वेश्चन आए हुए हैं। और थ्योरी जरूर पढ़ लेना, थ्योरी में कुछ नहीं, कोहेरेंट सोर्सेज क्या होती हैं, सस्टेन्ड इंटरफेरेंस के लिए मेरी कंडीशंस क्या क्या है, मैंने बिल्कुल क्लियर कट तुम्हारे नोट्स में लिख रखा है, और वो आपको बस स्टडी करनी पड़ेगी। मेन पॉइंट्स तो मैंने बता दिए तुम्हें, बट फिर भी ऑब्वियसली आपको नोट्स तो एक बार रीड करने पड़ेंगे बेटा। इसमें जो डेरिवेशन है उस पे अगर मैंने जैसे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में कुछ चीजें लिखी हुई हुई है, वो नहीं आपने ज्यादा बॉदर करना उनके बारे में, आपको सिर्फ फॉर्मूले पता होने चाहिए, ब्राइट का कौन सा है, डार्क का कौन सा है, ठीक है।
अब लास्ट फॉर्मूला बता रही हूँ, बहुत ही छोटा सा एक फॉर्मूला है, फ्रिंज विड्थ। अब देखो मैं सिंपल से एक एक्टिविटी बताऊं तुम्हें, मेरी फ्रिंजेस बनी सेम विड्थ की है बिल्कुल सारी की सारी। आपने ये देखना है कि फ्रिंज की विड्थ कितनी है। जैसे मैंने आपको कहा कि मेरे पास, मान लो मैं ऐसे कर लेती हूँ, ये एक ब्राइट है बेटा और इसके आसपास बनी 2 डार्क, बिल्कुल बराबर होंगी, कोई डिफरेंस नहीं होता। तो मुझे क्या करना है, मैं आपको कहती हूँ कि इस फ्रिंज की विड्थ कितनी है, इसको हम क्या कहते हैं, फ्रिंज विड्थ। तो हमें ना एजेस ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होता है एक्सपेरिमेंटली, तो हम क्या करते हैं, सेंटर टू सेंटर। जैसे फॉर एग्जांपल हम ऐसे निकालते हैं, यहां से लेकर यहां तक, इसको बेटा हम फ्रिंज विड्थ बोलते हैं, ठीक है ना। तो आपका एक्चुअली क्या होता है, हम ऐसे शो करते हैं फ्रिंजेस को। तो मैंने यहां से लेके और यहां तक की जो विड्थ निकाली उसको आप क्या कहेंगे, फ्रिंज विड्थ। तो ब्राइट से ब्राइट की निकाल लो या डार्क से डार्क की निकाल लो, सबकी विड्थ बिल्कुल सेम है। तो मैंने क्या किया, डेरिवेशन को कोई जरूरत नहीं है, मैं बेटा 5th ब्राइट में से 4th ब्राइट सब्ट्रैक्ट कर लूं या 7th डार्क में से 6th डार्क सब्ट्रैक्ट कर लूं, तो मुझे ऑब्वियसली फ्रिंज की विड्थ मिल जाएगी। अब मान लो मैंने तुम्हें कहा कि मेरी 5th ब्राइट माइनस 4th ब्राइट मैंने की, इनके बीच में क्या होता है, डार्क होती है, तो उस एक डार्क फ्रिंज की विड्थ मुझे मिल गई। तो कुछ नहीं इतना डिटेल में करना, हम कर रहे हैं फ्रिंज विड्थ। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको न्यूमेरिकल्स आते हैं इसके। तो फ्रिंज विड्थ क्या है, बीटा से डिनोट करोगे लैम्डा डी बाई डी, बस इतना छोटा सा फॉर्मूला सेम है, लैम्डा डी बाई डी। अब यहाँ ना डार्क और ब्राइट की कंडीशन खत्म हो गई, बीटा इज सेम फॉर ऑल फ्रिंजेस, 7th डार्क 9th ब्राइट, ये कंफ्यूज मत होना। मान लो इस क्वेश्चन में एग्जामिनर तुम्हें कहे फाइंड द विड्थ ऑफ 5th ब्राइट फ्रिंज इफ वेवलेंथ ऑफ लाइट इज दिस, स्लिट विड्थ इज दिस एंड स्क्रीन इज दिस, है ना। तो ये मत सोचना कि मैं यहाँ पे 5 डाल दूं, फ्रिंज विड्थ को बेटा 5th है 7th डार्क है कोई फर्क ही नहीं पड़ता, यहाँ मैंने n लिखा ही नहीं, दैट थिंग इज मिसिंग, क्लियर। तो आपने कोई बॉदर ही नहीं करना। ये कुछ बच्चे गलती करते हैं कि मेरा यहाँ 5 लिखा है तो मुझे यहाँ 5 डालना है, ऐसा कुछ नहीं है। फ्रिंज विड्थ का सिंपल सा फॉर्मूला है लैम्डा डी बाई। तो आज के लिए 3 फॉर्मूले, ब्राइट, इसी का डार्क, ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, फ्रिंज विड्थ, क्लियर। जब हम बीटा निकालते हैं इंटरफेरेंस के केस में तो सारी फ्रिंजेस की विड्थ सेम रहेगी। और इस फॉर्मूले की हेल्प से बेटा, ये फॉर्मूला हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, एक्सपेरिमेंटली हम इससे वेवलेंथ निकालते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे लिए जो सेटअप था मेरा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का, दैट इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग द वेवलेंथ ऑफ लाइट। जो मैं अपने एक्सपेरिमेंट में लाइट यूज कर रही हूँ उसकी वेवलेंथ आपको पता होती है, उससे निकल जाती है। बीटा निकाल लेते हैं, कैपिटल डी स्मॉल डी तुम्हें पता होता है, वेवलेंथ निकाल सकते, ठीक है जी। तो ये हम वाइंड अप करते हैं आज के लिए। बेटा प्लीज इसको पढ़ लेना, कल हम ये बात करते हैं कि आपकी जो फ्रिंज विड्थ, जो हमने डेल्टा एक्स, मैंने लैम्डा क्यों लिखा या 2n-1 लैम्डा बाई 2 क्यों लिखा, वो वाली कंडीशन हम करेंगे।